गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 77 है यूपीपीएससी आरओ के लिए। और इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में जहाँ तक हो गया था अपना, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल और राज्य की जो विधान परिषद है या राज्य का मुख्यमंत्री, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने बना दिए हैं। उन सब की प्रैक्टिस कर लेना पुराने टेस्ट में, इसमें पीछे वाले। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 77 तक पहुँच सकते हैं। और इसमें हम टॉपिक जो है उस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको बनाएंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, जो संसद है यानी हमारी पार्लियामेंट विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुपूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है। ठीक है, गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। ठीक है, संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है, दूसरा वाला करेक्ट है। तो बी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें उपबंध है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करें। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, माना कि दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन हो सकता है दूसरी जगह भी। संविधान के अनुच्छेद 140 के तहत संसद यानी हमारी पार्लियामेंट विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। तो दूसरा वाला करेक्ट है केवल। किसे मूल अधिकारों का यानी आपके फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक माना जाता है? कस्टोडियन कौन है? महान्यायवादी, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीसीएस की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं, फुल टेस्ट सीरीज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है ये। ठीक है, या कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ये। तीसरा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 143 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार सवाल बने इससे। में सर्वोच्च न्यायालय के लिए परामर्शदात्री या सलाहकारी अधिकारिता का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, सलाहकारी शक्तियां हैं सर्वोच्च न्यायालय की। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधि अथवा अन्य अथवा तथ्य के किसी प्रश्न पर परामर्श के लिए मामला भेजा जा सकता है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। और संविधान पूर्व की संधियों एवं समझौतों से उत्पन्न हुए विवादों को भी राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। और चौथा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। अधिकतर जो ऐसे स्टेटमेंट जो एक दूसरे के विपक्षी होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो उन्हीं में से आंसर होगा, या तो बी होगा या आंसर सी होगा। ठीक है, यानी एक गलत होगा इनमें पक्का, क्योंकि वाद्य है नहीं है, वाद्य है। तो वाद्य नहीं है ये करेक्ट है। ठीक है, वाद्य है ये गलत है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ऊपर के तीनों करेक्ट हैं। तो डी वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति जो है विधि या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। और ना ही राष्ट्रपति, अगर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है तो राष्ट्रपति भी उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए गलत है डी वाला स्टेटमेंट। बाकी संविधान के अनुच्छेद 143(2) के तहत राष्ट्रपति संविधान पूर्व की गई संधियों एवं समझौते से उत्पन्न विवादों को सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श के लिए भेज सकता है। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देना अनिवार्य है, किंतु राष्ट्रपति ऐसे परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अभी तक इस प्रकार का मामला जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऐसा होता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत अब तक सर्वोच्च न्यायालय को 15 मामले भेजे जा चुके हैं, जिसमें से एक
केरल शिक्षा विधेयक 1958 है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कुछ अधिकारिता क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे कि अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो आपने ऊपर देखा 143, एक है आरंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। यह है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो संघ एवं राज्यों के बीच विवाद के मामले में कौन सा होगा? संविधान के अनुच्छेद 136 के मामले में कौन सा? सिविल एवं आपराधिक मामले में कौन सा? संवैधानिक मामलों में कौन सा? तो जो संवैधानिक मामले हैं वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सिविल एवं आपराधिक मामले अपीलीय क्षेत्राधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 136 के मामले अपीलीय क्षेत्राधिकार है। लेकिन संघ एवं राज्यों के बीच अगर विवाद का मामला होता है तो इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक या आरंभिक या मौलिक या इंग्लिश में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है पहला वाला ये, इसलिए यही गलत होगा क्योंकि ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है और संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निम्न मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। संवैधानिक मामलों में आर्टिकल 132, दीवानी या सिविल मामलों में 133 और अपराधी या फौजदारी मामलों में अनुच्छेद 134। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई विशेष इजाज़त से अपील अनुच्छेद 136 भी अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अगर संघ एवं राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है, न कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के, और यह सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार है, ठीक है, यानी उसको पहले सुनेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 143 की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान है, जो एक सलाहकारी क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। पांचवा प्रश्न है, दो स्टेटमेंट वाला, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? सही उत्तर का चयन करना। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों में निहित है, यानी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में है केवल रिट जारी करने की शक्ति। 5 प्रकार के रिट होते हैं वो, बिल्कुल केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को और 226 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। इसने 32 में ही सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों मिला दिए, जबकि दोनों को अलग अलग आर्टिकल के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। तो सही स्टेटमेंट जो है वो केवल दूसरा वाला होगा, यानी बी वाला, पहला वाला होगा इनकरेक्ट। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की जो शक्ति है केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो स्टेटमेंट वाला, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर, और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति है। क्या पहला वाला इनकरेक्ट है? नहीं, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति है, और इस तरह जो हाई कोर्ट है उसकी रिट जारी करने के संबंध में जो अधिकारिता है वो हो गई सुप्रीम कोर्ट से व्यापक, ठीक है। ये स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न पूछा भी गया है कि हाई कोर्ट की जो अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा रिट जारी करने के मामले में, तो सही है। 7वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा सही है? देखिए, इंग्लिश में तो सही है, हिंदी थोड़ी पॉलिटी में कुछ वर्ड्स क्लिष्ट होते हैं, ठीक है, घुमा फिरा कर। अगर आरंभिक अधिकारिता पूछी है सर्वोच्च न्यायालय की, प्रारंभिक अधिकारिता पूछी है या मौलिक अधिकारिता पूछी है, तो तीनों बातें एक ही हैं। इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन होगी उसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ही लिखा रहेगा, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये हिंदी के वर्ड्स कन्फ्यूज़न करते हैं कभी कभी, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। आरंभिक, प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार एक ही बात है।
तो पहला स्टेटमेंट है भारत सरकार और एक राज्य या अधिक राज्यों के बीच विवाद। एक तरफ भारत सरकार और किसी राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद में से कौन कौन सा सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है? देखिए, इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है भारत सरकार और उसके साथ हो गया उत्तराखंड राज्य। अब ये दोनों किसके खिलाफ हो गए? उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ हो गए। ठीक है, यहाँ है एक तरफ हो गया भारत सरकार और उसके साथ है दो राज्य या एक से अधिक राज्य, दूसरी तरफ एक राज्य या उससे अधिक राज्य। ठीक है, यहाँ दो तीन राज्य एक साथ हो गए, अकेला एक राज्य अलग पड़ गया, या यहाँ भी चार पांच राज्य, यहाँ भी चार पांच। तो ये सारे के सारे जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो 1 2 3 डी है इसका आंसर, यानी उपरोक्त सभी। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक / आरंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार, इंग्लिश में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एक ही बात है। हिंदी में देखिए तीन तीन वर्ड आ सकते हैं, इसने सारे लिख दिए। ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार है और इसकी सुनवाई किसी और न्यायालय में नहीं की जा सकती, केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसमें निम्न मामलों को शामिल किया गया: भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा तो एक तरफ भारत सरकार हो गई, ठीक है, और एक और राज्य हो गया, ठीक है, या कई राज्य हो गए, और दूसरी तरफ एक राज्य हो गया, एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। ये सब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, किसी विवाद में यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वे सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। संसद सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक खर्चा भारत की संचित निधि पर भारित होता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का ही तो होगा भारत की संचित निधि पर भारित, ठीक है। उच्च न्यायालय का तो राज्य की संचित निधि पर होगा, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट, और पहला वाला भी स्टेटमेंट गलत है। संसद विधि द्वारा विस्तार कर सकती है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाते हैं। डी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों गलत हैं। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत जो हमारी पार्लियामेंट है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता एवं शक्तियों में विस्तार कर सकती है। विस्तार कर सकती है, ध्यान दीजिएगा, कमी नहीं कर सकती। अगर स्टेटमेंट पूछे तो उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, इसलिए दूसरा गलत है स्टेटमेंट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला एक बार फिर से सवाल आ गया है और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में प्रावधान है, ऊपर स्टेटमेंट में देखा था किसी। और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। बिल्कुल, तभी तो संरक्षक है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में प्रावधान है। देखिए, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति या ऐसे व्यापक महत्व का है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति राय ले सकता है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है, ना कि उस पर निर्णय करता है, याद रखिएगा। और उसके द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, या वो भी याद रखिएगा। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान का अभिभावक या संरक्षक है, यानी गार्जियन, कस्टोडियन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और संविधान की व्याख्या, कानून की संवैधानिकता की जांच एवं विधि के सारवान प्रश्नों पर दिए गए निर्णय जो हैं वो सबके लिए मान्य होते हैं पूरे भारत में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह 10वां जो प्रश्न है 4 स्टेटमेंट वाला है और इनमें से गलत कथन की पहचान करनी है। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ 3 करेक्ट होंगे, एक होगा इनकरेक्ट और उसी को ढूंढना है।
देखिए सर्वोच्च न्यायालय लिखा हो या उच्चतम न्यायालय लिखा हो, एक ही बात है। उच्च होगा तो हाई कोर्ट है, ठीक है। यहाँ उच्चतम लिखा है, बोल सर्वोच्च रहा हूँ, एक ही बात है वो। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से विचार विमर्श करना पड़ता है। क्या ये बात सत्य है? देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है तो होगी कहाँ से? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से तो होगी, ठीक है। तो सही है पहला स्टेटमेंट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता। अगर यहाँ होता ना कि मतदान होता तो गलत हो जाता, करेक्ट है ये। अब सी और डी में से आंसर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को बिना सरकारी हस्तक्षेप के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है, करेक्ट है। केवल संसद को यह अधिकार है कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती एवं वृद्धि कर सकती है। कटौती नहीं कर सकती, वृद्धि कर सकती है, जैसे कि ऊपर बताया। तो डी वाला गलत है स्टेटमेंट ये। तो उपरोक्त में से डी वाला स्टेटमेंट गलत है। संविधान के अनुच्छेद 138 में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि के संबंध में उपबंध है। संसद यानी हमारी पार्लियामेंट सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है उसको, ठीक है। किंतु संसद विधि द्वारा इसमें वृद्धि कर सकती है, कटौती नहीं कर सकती, इसलिए गलत है डी वाला स्टेटमेंट। बाकी संविधान के अनुच्छेद 124(2) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे और मुख्य न्यायाधीश से अलग किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेंगे, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण नहीं करते, ठीक है। उनको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट के द्वारा। वो कैसे आएगा? या तो लोकसभा में बिल ले आओ या राज्यसभा में ले आओ, ठीक है। दोनों को अलग अलग पास करवाओ, फिर राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे, तब जाके हटेंगे वो। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के अतिरिक्त संसद या राज्य विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में वकालत या काम नहीं कर सकता। और सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही, ठीक है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न मैं इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत से करा रहा हूँ। मोटी सी बुक है, अगर आपको नहीं पढ़नी, बोर लगती है, तो डेली फॉलो कीजिए टेस्ट सीरीज़ को। अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा। धन्यवाद।